में स्पेशली हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के जो है पीवाईक्यू को। और ये इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं डियर, आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और जिन्होंने भी मेरे वीडियो को जो है वो सपोर्ट किया है, मैं उनको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ के टॉपिक में अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अधिनियम हम देखेंगे। तो यहाँ पे 106 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जो है वो जनजाति का दर्जा है तो धर्मनिष्ठा से तटस्थ होते हैं, तो ये स्पेशली जो है वो पीटी न्यूट्रल होते हैं, तो स्पेशली बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े आदिम समुदायों एवं आदिम समुदायों के भागों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति घोषित करता है, जो धर्मनिष्ठा से आपका जो है तटस्थ होते हैं। तो यहाँ पे देख लिया आपने। अगले जो है वो कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन से सही कथन होंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर बात करें, हम लोग पहले इस पे कथनों को पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है वो संविधान अधिनियम के अधीन हुआ था, तो यानी 19वां जो है वो 79वां यानी 89 अमेंडमेंट के रूप में था। तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जो है वो जनजाति आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2000 को हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल सही है, हमसे जो है वो करेक्ट ऑप्शन ही पूछा था, तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके जो है वो अनुच्छेद 338 क के तहत किया गया था। अतः यह जो संवैधानिक निकाय है, 89वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग अलग कर दिया गया। प्रथम अनुसूचित जनजाति का गठन जो है वो 2004 में कुंवर सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष का जो है दर्जा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे ये 2000 जो है वो 2 में नहीं 2004 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग तो गलत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन सिर्फ पहला हो जाएगा, तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताना है कि कौन संवैधानिक निकाय है डियर यहाँ पे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय कौन से हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय जो है अनुसूचित, यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जो है जनजाति आयोग बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है वो सी ऑप्शन ही सही है, यानी एक ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी अन्य जो है वो गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। तो ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, चलिए अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रथम जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2092 में हुई थी, तो यानी वर्ष 1992 में हुई थी, 2000 में नहीं। पहला बिल्कुल सत्य है डियर। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है वो प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन यानी 65वां संशोधन अधिनियम आपके अंतर्गत हुआ था, तो आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, थर्ड ऑप्शन है कि प्रथम जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग जो है जनजाति आयोग का अध्यक्ष जो है एच आपका हनुमान जो है वो थप्पा थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा ही आपका सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 338 की सब+1 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा, जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं जो है वो अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसी वन के तहत 65वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो 1990 में हुई थी द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष जो है रामधन गठन थे, यानी जो है वो आपका अध्यक्ष रामधन थे।
ये स्पेशली गठन जो है 12 मार्च 1992 को हुआ था। द्वितीय अध्यक्ष के रूप में एच जो हनुमंत थप्पा थे और नोट के रूप में दिया हुआ है कि 89 में जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को जो अलग अलग कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किस जो है वर्ष में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो है राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ, तो 1990 में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान और कानून है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के द्वारा, और तीसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारक अधिनियम आपका 1989 के द्वारा। तो आपका जो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो अनुसूचित जाति के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 यानी पुस्तकांत नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 एवं SC/ST जो है वो एक्ट 1989 में आपका उल्लिखित है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो यहाँ पे अगले कथनों में बताना है कि भारत के जो संविधान के उपबंध के आपका अधीन है अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन पे विचार करने हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करने हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी जो है शिक्षण संस्थाओं में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थर्ड है कि राज्य द्वारा जो है वो सहायता प्राप्त होने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। अगला है 4 की आपका अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। तो आपका जो है वो 4 गलत हो जाएगा, 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 15 के सब+5 के उपबंध के अधीन राज्य जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में एक विशेष उपबंध बना सकता है। यहाँ जहाँ तक ऐसे आपका विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड आपका जो है वो सब+1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में भिन्न जो संस्थाओं से भिन्न है, और शिक्षण जो है वो संस्थाओं में जिनमें जो है निजी शिक्षण संस्था भी शामिल है, चाहे वे राज्य द्वारा आपका सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त हो, प्रवेश से संबंधित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अतः जो है वो कथन आपका 4 सही नहीं है। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय संसद में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित कानून जो आमतौर पर पेशा कानून के रूप में जाना जाता है पारित किया। निम्नलिखित में से पेशा कानून से संबंधित आपका कौन सा कथन सही नहीं है। तो पेशा का उद्देश्य जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो है वो स्वशासन उपलब्ध करवाना है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभाओं में जो है वो आपका शक्ति वंचित करता है, तो बिल्कुल सही है। जनजातियों का हित जो है संरक्षित करता है, बिल्कुल सही है। जनजातियों के उत्तराधिकारों के संरक्षण हेतु लोक सुनवाइयाँ भी करता है, लेकिन आपका पहला कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका सही नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे डियर बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों द्वारा विस्तारित करने के लिए भारतीय संसद ने 1996 में भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत यानी जो है वो अधिनियम 1996 पास किया था, यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार के लिए किया था। पेशा कानून पारित किया था। इसका जो है वो उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन उपलब्ध कराना, जनजाति के हितों को संरक्षित करना एवं जो है कानून जो है वो ग्राम सभा को सशक्त बनाने एवं जो है सक्रिय करने के लिए बनाया गया है। पंचायत पदाधिकारियों के लिए पेशा पर जो है वो नियमित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। आरंभ में जो है वो केवल 8 राज्य उस समय अनुसूचित क्षेत्र धारक थे। बाद में मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हो गया, फिर तेलंगाना शामिल हुआ और इनकी जो है संख्या 10 हो गई। ठीक है, तेलंगाना के शामिल होने के बाद देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, आपका हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना हो जाएंगे। यहाँ पे चलिए देखेंगे डियर आगे
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत उपवन जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है कि आपका आम संसाधनों पर स्थानीय जनजाति समुदाय को अधिक अधिकार देता है, तो गलत है। अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का अधिक जो हस्तांतरण करता है, तो ये भी गलत है। अगला है कि 73वें जो है वो संशोधन के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों को स्थानीय पंचायतों के बेहतर आपका जो है वो नियंत्रण में लाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पंचायत जो है वो यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति क्या है। तो यहाँ पे पहला आपका कथन हो जाएगा कि ग्राम सभा के पास जो है वो अनुसूचित जो है वो क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें तो यहाँ पे ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, सेकंड में सही हो जाएगा। थर्ड है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी आपका खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा जो है पूर्वेक्षण जो है लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत आपका अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के पास लघु जो वनोपज का स्वामित्व होने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने का जो है स्वामित्व भी प्राप्त है, और किसी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन पट्टा एवं पूर्वेक्षण जो है लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। यानी पंचायतों का क्या है कि अनुसूचित जो है वो क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया गया था। आगे आप देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है कि अनुसूचित जनजाति को आपका प्रभावित करने वाले सभी जो है वो प्रमुख नीतिगत आपका मामलों में संघ एवं जो प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से जो है वो परामर्श लेगी, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं, आयोग की जो है वो सभी रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएंगी, तो आपका जो है बी सही नहीं है। सी है कि किसी जो है वो आपका मामले की जांच पड़ताल करते समय सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां आयोग के पास होती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी निजी क्रियाओं की जो है वो प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति आयोग के पास होती है, तो सारे कथन सही है, लेकिन बी सही आपका नहीं है। यहाँ आप डिटेल देखेंगे कि क्यों नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जो है वो जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते, एक उपाध्यक्ष और 3 जो अन्य सदस्य होते हैं, 5 यानी टोटल हो जाएंगे। राष्ट्रीय जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तो अन्य सभी विकल्प सही हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य जो है पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के आपको प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जो है वो मंत्रालय यानी जो है केंद्र अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है, तो ये जो है वन अधिकार की मान्यता वाली जो है वो आपका हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति और अन्य जो है पारंपरिक वन निवासी आपका अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आपका केंद्रक अभिकरण बनाया गया है, यानी नोडल एजेंसी बनाया गया है जो आपका वन अधिकारों की मान्यता के लिए है। यहाँ देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 आपका नियम 2008 एवं संशोधन आपका नियम 2012 के अधीन वन और जल आपका क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों को अस्थायी निवास एवं वनों पर अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। यह अधिनियम इन आपका निवासियों को लघु आपका वनोत्पाद और चराई का अधिकार देता है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अधिकारों के अंतर्गत अत्याचार निवारण आपका कानून लागू किया गया है, तो आपका जो है 1990 अधिनियम हो जाएगा, 1989 का, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को
जो है स्वीकृति आपको प्रदान की गई। यह अधिनियम जो है वो 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। आगे आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ, तो 30 जनवरी 1990 को हुआ, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी जो है वो करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। तो विधि के समक्ष समता बिल्कुल सही है। विभेद के जो विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता का जो है अंत आपका सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये सही नहीं है, यानी 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है वो अधिनियम 1989 को भारत की संसद के एक एक्ट द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य SC/ST के विरुद्ध जो अत्याचार को रोकना है। इन्हें अनुच्छेद 14 तथा विभेद के विरुद्ध आपका अधिकार के साथ अनुच्छेद 17 जैसे आपका मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। तो ये जो है वो आपका 14 आर्टिकल स्पेशली अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है, और विभेद के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं, और अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल 17 के द्वारा किए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आपका अनुच्छेद 25 से 28 से आपका जुड़े बंदों को यह जो है प्रभावी नहीं करता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो है वो अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है, तो राज्य सरकारों को है, तो बी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकारों को होती है। अगला आप देखेंगे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जो है वो जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार आपका निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष आपका न्यायालय जो है वो निम्न जो है वो में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। तो व्यक्तियों का हटाने का जो है वो व्यक्ति को हटाया जाना करता है, संपत्ति का सम अपहरण भी करता है, और व्यक्ति का जो है वो माप लिया जाना, सामूहिक जो है जुर्माना आरोपित नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। तो बाकी अन्य सत्य है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सा एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन जो है निर्दिष्ट आपका विशेष न्यायालय को आपका नहीं दी गई है। तो किसी अपराध के दोष से सीधी आपका अभियुक्त की संपत्ति का सम अपहरण है, बिल्कुल सही है। पुलिस की जो है पुलिस से आपका भी किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए जो अधिकृत करना, तो बी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही नहीं है डियर। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बाकी अन्य कथन सत्य है, तो आपका जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट जो है बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम जो है वो 1989 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त जो है अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालयों को विशेष आपका न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है, तो शीघ्र जो है विचारण, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार राज्य सरकार शीघ्र जो है विचारण करने के प्रयोजन से प्रत्येक जो है जिले के लिए सेशन आपका न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला हम देखेंगे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या आपका पूर्णतः आपका निषिद्ध है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है बिल्कुल आपका निषिद्ध हो जाएगा। गिरफ्तारी जो है बाद जमानत आपका परिवीक्षा का लाभ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निषिद्ध आपका पहला कथन सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन आपका गिरफ्तार पूर्व जमानत आपका पूर्णतः निषिद्ध है। अगला हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्नलिखित में से क्या उपधारित कर सकता है, तो प्रयुक्त सभी कर सकता है। दुष्प्रेरण, समान आशय और समान उद्देश्य हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में आपका न्यायालय दुष्प्रेरण, आपका जो है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य आदि उपधारित कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अनुसूचित जो है वो जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के जो है वो अधीन किसी आपका लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर आपका कम से कम दंड का प्रावधान है, तो 6 मास का होता है तो 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन जो है वो किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। आगे हम देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत दिए गए अपराधों के लिए जो है वो जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो 30 दिनों के अंदर सौंपेगा, तो 30 आपका सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दिए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी डीएसपी आपका स्तर से जो नीचे का अधिकारी आपका नहीं होगा, तथा ऐसा आपका जांच अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जांच की यानी घटना की जांच कर 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपेगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है, तो ये संरक्षा आपका विभेद का सिद्धांत है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो है निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान करता है जो संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखेंगे डियर, बताया जा रहा है कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और आपका जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो धार्मिक कारण नहीं है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण भूमि निर्वर्षण, बंधुआ मजदूरी और ऋण आपग्रस्तता है, जबकि धार्मिकता इसका कारण नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि न्यायालय आपराधिक न्यायालय उपधारिता जो है वो न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य आपका अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा आपका अपराध के संबंध में किया गया था, तो आपका अनुसूचित जो है जाति के आपका सदस्य के रूप में, तो ए सही हो जाएगा। नागरिक जो है वो अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार न्यायालय उपधारिता जो है वो कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के जो है आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के संबंध में किया गया है। आगे देख सकते हैं बताना है कि कौन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई जो परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सही है। देश की कुल जो है जनजाति आपका जनसंख्या की आधे से कुछ अधिक संख्या पूर्वी जो है भारत में है, तो ये यहाँ पे सही आपका भी नहीं है। आगे देख सकते हैं कि टोडा आपका कहलाने वाले जो है वो लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है, तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बी सही नहीं है। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश की जो है वो आपका देश की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड राज्य में जनजातियाँ निवास करती हैं। जनजातियों के सर्वाधिक जो है घनत्व वाले राज्य हैं मिजोरम है, नागालैंड, मेघालय आदि। हमारे जो है संविधान का एक संपूर्ण भाग यानी जो भाग 16 का विषय है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 द्वारा यह जो है शक्ति दी गई है कि वह किसी जो है राज्य या संघ जो है राज्य क्षेत्रों के संबंध में यह घोषणा कर सकेगा कि कौन सी जो है जाति और मूल वंशीय जनजाति को अथवा उनके भागों या जो है युद्धों को
उस जो है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा। राज्य के बारे में जो है वो घोषणा करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करेगा। टोडा जनजाति आपका नीलगिरी क्षेत्र में आपका निवास करती है। नागालैंड की जो प्रमुख भाषाएं अंगामी, आओ, चांग, कोनियाक, लोथा, संगताम, शुमी और चाखे सांग आदि है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित देखेंगे डियर। तो यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो समाज में कमजोर वर्ग से संबंधित दिए गए आयोगों के गठनों का सही जो कालक्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे पहले कथन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है कि काका साहेब कालेलकर जो है आयोग अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग मंडल आयोग थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कथन में बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आपका आयोग काका साहेब कालेलकर जो है वो आयोग मंडल आयोग हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि काका साहेब कालेलकर आयोग मंडल आयोग आप जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो राष्ट्रीय आयोग। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय समाज में कमजोर वर्गों से संबंधित आयोग के गठन का सही जो है वो कालक्रम देख सकते हैं। तो स्पेशली काका साहेब कालेलकर जो आयोग बनी थी 1953 में, मंडल आयोग 1979 में, और जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आयोग 1990 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो 1993 में, और काका साहेब कालेलकर जो है वो और मंडल आयोग का संबंध पिछड़े वर्ग से है। तो यानी जो है वो आपका कालेलकर और मंडल आयोग जो पिछड़े वर्ग से हैं। चलिए आगे देखेंगे। काका साहेब जो है कालेलकर आयोग जो है वो संबंधित है तो पिछड़े वर्गों से है। ये स्पेशली ऊपर में आपने देखा था, ये जो है वो आपका 1953 में हुआ था। निम्नलिखित में से प्रथम जो है वो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जो है वो काका साहेब कालेलकर थे। तो डी सही हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं मंडल आयोग जो है वो संबंधित है तो आपका पिछड़ी जाति से है। तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो समितियों में से किस समिति ने यह आपका स्वीकार किया कि राजनीतिज्ञों, लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य आपका संबंध है। तो ये स्पेशली आपका वोरा समिति थी। तो ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। बताया जा रहा है कि राजनीतिज्ञ एवं जो है वो अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए आपका हेतु गठित की गई वोरा समिति 1993 में की गई थी। यह स्वीकार किया गया कि देश में राजनीतिज्ञों और जो है लोक सेवकों एवं अपराधियों के गहरे संबंध है। नरसिम्हन समिति का जो है वो गठन बैंकिंग आपका क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। यहाँ पे जो है नरसिम्हन आपका समिति देख लिया आपने। अगला देखेंगे। बताया जा रहा है कि 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा आपका दिया गया था। तो स्पेशली उत्तराखंड में दिया गया था। तो डी सही हो जाएगा। वर्ष 2003 में गोरखा जो है वो गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया गया। इसमें गोरखाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण सरकार द्वारा कराया गया, जिसके आधार पर उन्हें जो पिछड़े वर्ग में रखा गया। अगला हम देखेंगे डियर। अगले टॉपिक में जो है वो वस्तु और सेवा कर परिषद को देखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इस टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जीएसटी आपका लाने के लिए संवैधानिक जो है वो संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जीएसटी समवर्ती आधार पर जो है वो क्रियान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त था। तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में आपका बताया जा रहा है कि आपका जीएसटी के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि संविधान में करारोपण को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया था। जीएसटी आपका लागू होने से पूर्व जो है केंद्र को अंतर्राज्यीय बिक्री को छोड़कर के सामानों की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नहीं था, और राज्य जो है वो सीमा पर कर नहीं लगा सकते हैं। यह जो विभाजन संविधान के 7वीं आपका अनुसूची के तहत आपका अनुच्छेद 246 में दिया गया है। इन उपबंधों का संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 246 के सब क्लॉज ए आपका जोड़कर समाप्त किया गया है।
आगे देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय एवं जो है वो अन्य संस्थाओं को देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं जो है राज्य आपका मानवाधिकार से संबंधित टॉपिक को हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव अधिकारों की अवधारणा क्या जो है वो अवधारणा का प्रमुख बल है, तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर तो डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है डियर कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो है घोषणा की गई, जिसके जो है वो आपका जिसके अनुसार समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और अपने जो है वो आपका व्यक्तियों की विकास, अपनी जो है गरिमा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों का वह हकदार है। ये जो अधिकार उन्हें एक मानव होने के नाते मानवीय गरिमा पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक जो संवैधानिक यानी जो है वो सांविधिक है, ना कि संवैधानिक। याद रखेंगे, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। निकाय है जिसका गठन संसद द्वारा जो है वो पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है, जो है वो आपका 28 सितंबर 1993 से लागू है। जबकि आयोग का जो गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। पहले इसे संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। आगे देख सकते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा यानी सेवानिवृत्त हैं। यहाँ देख सकते हैं डियर। चलिए अगले प्रश्नों में, समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक जो है वो व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक जो है वो स्पेशली प्रत्येक आपका जो है प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी जो है वो मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और जो है वो सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह आपका कथन निम्नलिखित में से किसमें जो अभिव्यक्त किया गया है, तो चलिए देखते हैं डियर। तो यह है आपका मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के द्वारा ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मानव जो है राष्ट्रीय मानव आपका अधिकार कमीशन एक है, एक कानूनी संस्था है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि भारत में जो है वो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो है, राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक भी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी है, लेकिन आपका डी सही नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, यानी जो है वो यह जो है वो संवैधानिक नहीं है। याद रखेंगे, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश आपका संविधान के किस आपका अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो जारी किया गया था, तो ये जो आर्टिकल 123 के द्वारा जारी किया गया था, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका एक है, तो स्पेशली आपका सांविधिक आपका निकाय हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्थिति को लागू हुआ था, तो 28 सितंबर 1993 को हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। स्पेशली चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग NHRC के जो है कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अपने जो है वो स्वयं की पहल पर जो है जांच पड़ताल करना बिल्कुल पहला सही है। पीड़िता द्वारा जो है इसके समक्ष आपका प्रस्तुत याचिका के आधार पर जांच पड़ताल करना बिल्कुल आपका सेकंड भी सही है। थर्ड है कि आपका जो है वो कैदियों की दशा को जानने के लिए जेलों का भ्रमण करना, थर्ड भी ऑप्शन सही है डियर। मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध का जो है जिम्मा लेना और शोध को जो प्रोत्साहित करना, तो फोर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग एक वैकल्पिक आपका न्यायिकेतर प्रणाली है और आयोग के कार्य आपका जो है निम्नानुसार है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी जो है लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो की जांच आपका स्व प्रेरणा या जो है न्यायालय के आदेश से करना। न्यायालय में जो है लंबित किसी आपका मानवाधिकारों से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेल एवं बंदी गृहों में जाकर के वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना एवं इस जो है वो बारे में सिफारिशें करना,
अगला देख सकते हैं, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए आपका संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की रक्षा करना तथा इनके जो है प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना। 5 है कि आतंकवाद सहित उन सभी आपका कांडों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा उनके जो है बचाव के उपायों की सिफारिशें करना। 6 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं दस्तावेजों का अध्ययन एवं उनके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना भी है। आयोग के पास दीवानी अदालतों की शक्तियाँ होती है और यह जो है अंतिम जो है वो राहत भी प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजे एवं हर्जाने के भुगतान की सिफारिशें करने का भी अधिकार होता है। अगला देखेंगे, आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के जो राष्ट्रपति के समक्ष आपको प्रस्तुत करता है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में कौन से सही है। तो यह एक जो है वैकल्पिक आपका न्यायिक सारणी है, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार जो है वो मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ित व्यक्ति NHRC के माध्यम से हानि पूर्ति आपका मांग कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है कि यह तत्काल जो है राहत प्रदान नहीं कर सकता, तो ये गलत है। इसे जो है प्रवर्तन की आपको प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 जो है वो राइट हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जो सुरक्षा से जांच करना, किसी जेल को देखना और मानवाधिकारों की सुरक्षा व पुनरावलोकन करना, मानवाधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना, तो ये सजा नहीं देता है। NHRC के पास पावर नहीं होता। डी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो सही नहीं था, तो कार्य सभी तो सही है, लेकिन आपका जो डी सही नहीं है, तो हमसे डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे बताना है कि भारत के जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका अध्यक्ष जो है वो अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आगे देख सकते हैं पॉइंट 2 में कि इसकी जो है प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से जो है वो संस्थापनाएं हैं। अगला है 3rd पॉइंट में कि इसकी शक्ति केवल सिफारिशी आपको प्रकृति की होती है। 4 है कि आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को आपका नियुक्त करना आज्ञापरक है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं सही कथन जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ रीज़न है जिसको हम देखेंगे, जिसकी वजह से स्टार मार्क दिए गए हैं। मानवाधिकार में एक जो है अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल 6 होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का जो है वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। यहाँ देखेंगे सदस्य के रूप में एक जो है वो कार्यरत या सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक कार्यरत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 जो है वो अन्य सदस्य जिनकी जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी अथवा कार्य अनुभव होंगे, यानी 3 अलग हो जाएंगे जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। इनके अतिरिक्त आयोग में 7 अन्य जो है पदेन सदस्य भी होते हैं। देख सकते हैं स्पेशली कौन कौन से होते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आपका जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आपका संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए आपका मुख्य आयुक्त हो जाएंगे। आयोग के जो है वो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या उनकी जो है वो उम्र 70 वर्ष का होता है, यानी जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एक 6 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के जो है वो मुख्य विपक्षी दल के नेता एवं आपका केंद्रीय गृह मंत्री और इसके जो अतिरिक्त आपका सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत आपका न्यायाधीश या कार्यरत आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है।
अगला देखेंगे, सदस्य जो है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं और इनके जो है वो वेतन भत्ते आदि का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। इनको जो है राष्ट्रपति किसी भी समय इनके पद से हटा सकता है। इसके अलावा आचरण संबंधी दोष के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर आपका राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। अपने कार्यकाल के बाद आपका आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र या राज्य सरकारों में किसी भी जो है वो पद के योग्य नहीं होंगे। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं आपका सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन सदस्य नहीं होता, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। आपका जो है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो है वो सभापति नहीं होते हैं मानवाधिकार के सदस्य के रूप में, तो भी सही नहीं है। अगला देखेंगे, दिए बताया जा रहा है यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है उच्चतम न्यायालय के कोई आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई जो है वो आपका सेवानिवृत्त यानी सेवारत आपका न्यायाधीश, यानी सेवारत जो है न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के भी सेवा न्यायाधीश हो जाएंगे सेवारत न्यायाधीश, और केवल भारत के जो है वो सेवा जो है निवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आगे देखेंगे, डी ऑप्शन है कि केवल जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है। ठीक है, आप डिटेल ऊपर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका जो है मानव अधिकार आपका जो संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अध्यक्ष 5 आपका वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। आयोग के पास जो है 5 वर्ष की अवधि तक जो है वो पद धारित करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सदस्य जो है 5 वर्ष की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते। अध्यक्ष या आपका सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के दिन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार मार्क है, ऊपर हमने डिटेल को देखा था, आप ऊपर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कथन कारण के प्रश्न बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, कथन ए में है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह आपका व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आर है कारण आर की उक्त जो है आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है डी, यानी ए सही है आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, ए और आर दोनों आपका सही है, ए और आर दोनों गलत है, स्टार मार्क है। देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का होता है डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिशें करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। तो स्पेशली देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और जो गृह मंत्री के प्रभारी होते हैं, आपका जो है राज्यपाल नहीं होते हैं। ठीक है, आपका डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राज्य जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले टॉपिक में जो है वो आप देख सकते हैं केंद्रीय जो सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को देखेंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल होता है तो स्पेशली 5 आपका वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए, तो स्पेशली जो है वो CIC आपका सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान उपयुक्त आपका विकल्प सही है, परंतु आपका संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आपका जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त आपका केंद्र स्तर पर राज्य सूचना स्तर पर 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे, जिसकी अवधि जो है वो कार्यकाल यानी जो अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। RTI आपका एक्ट 2019 के अधीन इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी जो है वो अभी भी 3 वर्ष की कर दिया गया है। याद रखेंगे, पहले 5 वर्ष था तो आप 3 वर्ष कर लेंगे। यहाँ देखेंगे अगला डियर,
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यह एक विधिक अधिकार है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूचना का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में आपका ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने जो है निर्णय में सूचना के अधिकार को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित माना है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 आपका के सब क्लॉज 1A में दी गई है। आगे देख सकते हैं, मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया, जिसे जो है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की जो सिफारिशें मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो कुलवाल बनाम जयपुर आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद में यह आपका निर्णित किया कि सूचना का अधिकार मूल अधिकार की कोटि में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का सूचना का अधिकार है, तो आपको मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों हैं, तो सी सही हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि भारत के संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तो 15 जून आपका 2005 से, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत में जो है वो सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 2005 में, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार एक विधिक अधिकार है, तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित। अगले टॉपिक में बताया जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी, तो सीवीसी जो है वो सेंट्रल विजिलेंस आपका कमीशन संथानम समिति की रिपोर्ट पे बनी थी, गठित की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं डियर। संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय आपको सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख सांविधिक जो है वो एक प्रमुख जो है संस्था है। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक आपका दर्जा दिया गया। इस आयोग में एक जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष एवं 2 या आपका जो है सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष एवं 2 या 2 से आपका कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक जो है वो आपका इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय आपका समिति की सिफारिशों पे होती है, जिसमें भारत के जो है वो आपका प्रधानमंत्री मुख्य यानी जो भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख और लोकसभा में आपका विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री आपका शामिल होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी जो है सीबीसी यानी आपका सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष आपका सुरेश एन पटेल है। आगे देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय आपका सतर्कता आयोग का गठन करता है, तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी आपका होता समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 2004 में गठित किया गया था पीसी होता समिति का। डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि सिविल आपका सेवाओं में सुधार हेतु पीसी मेहता जो है पीसी होता समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पीसी होता तथा 2 आपका सदस्य अरविंद वर्मा एवं पी आपका शंकर थे। इस समिति ने आप जो है वो अपनी रिपोर्ट 12 आपका मई 2010 को सौंपी। इस समिति की अनुशंसा के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक आपका परीक्षा में बैठने की आयु 2001 जो है वो आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। इसके अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार आपका रहित बनाने हेतु सुझाव सम्मिलित है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया जाता है, तो आपका देख सकते हैं भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय द्वारा। आगे देखेंगे दिया या संसद द्वारा पारित अधिनियम, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय महिला आयोग आपका अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 2000 जो है वो जनवरी 1992 में की गई थी।
यह एक सांविधिक जो है वो संस्था है, संवैधानिक नहीं, याद रखेंगे। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला देश का सर्वोच्च संगठन है। इसके अतिरिक्त यह जो है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी आपका माध्यमों की समीक्षा भी करता है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सृजित होता है। तो आपका सृजित हुआ है संसद द्वारा पारित आपका अधिनियम से, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संवैधानिक जो है वो निकाय नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है, तो यहाँ पे डी सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि कौन सा ही नहीं है दिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बिल्कुल सही, अनुसूचित जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, और अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये आपका डी सही नहीं है, यहाँ डी सही हो जाएगा। यहाँ भी बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करने हैं। तो स्पेशली जो है वो जयंती पटनायक पहली बार बनी थी पहले, उसके बाद जो है वो डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी हो जाएंगी, तो 1 और 4 हो जाएगा। फिर जो है डॉक्टर गिरिराज व्यास जी हो जाएंगे, ममता शर्मा लास्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो अध्यक्ष पे विचार करना सीक्वेंस वाइज था, तो 1 4 3 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली डी सही हो जाएगा, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में आपका गठित एक संवैधानिक आपका निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकांश अध्यक्षों का कालक्रम इस प्रकार है: जयंती पटनायक, आपका पूर्णिमा अडवाणी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष आपका रेखा शर्मा है। अपडेट हो लेंगे रिया। ये जो है वो वर्ष देख सकते हैं, सबसे पहले जो है जयंती पटनायक थी 1992 से 95, 2000 से 2005 तक जो है वो अडवाणी बनी थी, और व्यास जी जो है 2005 से 11 और 2011 से 2014 देख सकते हैं। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपका महिला आयोग की जो है वो प्रमुख कौन है, तो आपका जो है रेखा शर्मा जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। अपडेट हो लीजिएगा, बदलता रहता है। अगले टॉपिक में हम जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। कथन पहला है कि अल्पसंख्यक आपका शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन आर है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक जो है निकाय नहीं है, तो आपका आर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो आपका सही व्याख्या आर की नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान में अल्पसंख्यक आपका शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ धार्मिक और भाषाई आपका अल्पसंख्यक की बात की गई है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक जो है संवैधानिक संस्था न होकर के एक संवैधानिक आपका वैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक आपका संस्था नहीं है, एक वैधानिक आपका निकाय है अल्पसंख्यक आयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगले टॉपिक में जो है वो लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। चलिए यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कि लोकपाल जो है विधेयक 2013 के विषय में आपका, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 2014 को आपका अनुमति प्रदान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला कथन है कि लोग जो है वो कृत्य आपका कार्यों के विरुद्ध, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री, संसद आपका सदस्य शामिल है, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पड़ताल हेतु उत्कोच जो है रोधी लोकपाल यानी जो है ऑप्समैन आपका जो है वो स्पेशली प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका जो है वो लोकपाल का बंद किया गया था, तो यहाँ जो है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंस कर रही हो बार बार इंटरप्ट हो जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है वो आप हंस सकते हो, यहाँ देख सकते हैं कि मैं खुद भी हंस रही हूँ इस बात पे। यह विधेयक जो है राज्यों के लिए यह आपका आवश्यकता बनाता है, यानी आवश्यक बनाता है कि वे 1 वर्ष के अंदर जो लोकपाल विधेयक की अनुरूप लोकपाल यानी लोकायुक्त आपका स्थापित करने हेतु अपने कानून बनाए, यानी लोकपाल विधेयक के अनुरूप लोकायुक्त जो है वो स्थापित होंगे, तो दूसरे कथन भी सही हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि राज्य जो है यदि ऐसा ना करना चाहे तो
वे जो लोकायुक्त स्थापित न करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो थर्ड सही नहीं है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है कि स्पेशली लोकपाल अधिनियम 2013 में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हैं वाली लोकपाल की संकल्पना की गई है। स्पेशली जो है वो 8 सदस्य होंगे, जिसमें जो है वो 50% न्यायिक सेवा के होंगे आपका सदस्य। लोककृत कार्यों के विरुद्ध, जिसमें जो प्रधानमंत्री, मंत्री एवं संसद सदस्य शामिल है, लेकिन सशस्त्र बल आपका नहीं आते हैं। इसके जो विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जो है जांच करने के लिए लोकपाल का बंद किया गया है। यह अधिनियम राज्य को 1 वर्ष के भीतर लोकपाल आपका विधेयक के अनुरूप लोकायुक्त आपका स्थापित करने को बाध्य करता है। अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का बंद भी आपका करता है। लोकपाल के आपका जो है वह सभापति को पूर्व आपका सीजीआई एवं जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व जो है न्यायाधीश एवं एंटी करप्शन नीति प्रशासन विधि सतर्कता पर जो 25 वर्ष का श्रेष्ठ अनुभव रखने वाला होना चाहिए। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं जो है सदस्यों को 5 वर्ष एवं जो है वो 70 वर्ष की आयु जो पहले हो की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, या तो 70 या 5 वर्ष। लोकपाल के जो है वो आपका पहले आपका सभापति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति जो है वो मार्च 2019 में की गई थी। भारत के जो है वो संसद में पहला लोकपाल बिल 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपका जो है वो कांग्रेस द्वारा पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पहला जो है वो लोकपाल आपका बिल जो है वो भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो 1968 में किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि ओम्बुड्समैन यहाँ पे भी वही आ चुका है डियर, ये आज मुझे प्रोनाउंस करके ही रहना होगा। तो यहाँ पे ओम्बुड्समैन जो है वो की संस्था आपका जो है सर्वप्रथम आरंभ की गई थी, तो स्पेशली 1809 में स्वीडन में की गई थी। तो ये जो है वो आज इसने भी मेरे जो है वो मतलब क्या बोलते परीक्षा जो है वो ले ही लिया है भगवान की तरह, तो बी सही हो जाएगा। आप हंस सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलती नहीं कर सकती हूँ, आप भी हंस सकते हो। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों पे हंसती हूँ। तो देख सकते हैं कि ओम्बुड्समैन की जो है वो संस्था सर्वप्रथम 2000 यानी 1809 में जो है वो स्वीडन में आरंभ हुई थी। इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य उच्च आपका स्तर पे भ्रष्टाचार को रोकना था। आगे देखेंगे, भारत में जो है वो लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव दिया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा इसको लाया गया था। सी सही हो जाएगा। हम डिटेल देख सकते हैं। वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए 2 सदस्यीय यानी 2 स्तरीय निकाय नामतः लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिशें की थी। भारत सरकार ने 1966 में भारत की जो सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिश करने के लिए पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। जिसके जो अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने भारत के उप जो है प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद आयोग का अध्यक्ष की जो है वो आयोग के अध्यक्ष के हनुमंतैया को बनाया गया। लोकपाल जो है सरकार के उस तरह आपका संस्थाओं के भ्रष्टाचार को जांच करने वाली भारत में उचित संस्था है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आपका पहला कथन है कि स्वर्गीय मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की आपका स्थापना की संस्तुति की गई थी। बिल्कुल पहला सही है। अगला देख सकते हैं कि लोकपाल सरकार के उस तरह आपका स्थानों के जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली जो है भारत में उच्च संस्था है, तो आपका दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो है वो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है कि लोकपाल आपका संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रशासनिक सुधार जो है वो आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की आपका संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे तो मोरारजी देसाई जी थे, तो ए सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो कार्यालय जो है स्पेशली एस्टेब्लिश्ड किया गया था फर्स्ट आपका मुंबई में यानी महाराष्ट्र में किया गया था। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर महाराष्ट्र लोकायुक्त और जो है वो उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 को आपका लागू करके लोकायुक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला महाराष्ट्र राज्य जो है भारत का पहला और अग्रिम राज्य है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है वो राज्य में लोकायुक्त अधिनियम ने जो है वो प्रधानमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही आपका उत्तर है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आपका मुख्यमंत्री भी आते हैं, जबकि जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महाराष्ट्र यानी उड़ीसा में जो है पहले मुख्यमंत्री को लोकायुक्त दायरे में लाया गया था, यानी उड़ीसा के जो पहले सीएम थे, तो पहले सीएम को जो है वो लोकायुक्त दायरे में लाया गया था, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। समझ रहे राजनीतिक जो है वो एजेंडा कितना पावरफुल है, लोकायुक्त से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की विचार करना है डियर, कथनों पे सही बताना है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में जो है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के सृजन के लिए सिफारिशें आपका थी, तो पहला आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, योजना एवं सतर्कता आयोग के गठन के लिए उपबंध है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में भारत में जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त के सृजन की सिफारिशें की गई थी, जिसे चौथे लोकसभा में 1968 में पेश किया गया था। इस संबंध में इस पर जो है वो प्रथम विचार आपका अशोक कुमार सेन ने दिया था। भारत का संविधान जो है वो आपका संघ लोक सेवा आयोग के सृजन की बात करता है, परंतु योजना आयोग एवं सतर्कता आयोग के लिए कोई विधान प्रस्तुत आपका नहीं करता है। अतः प्रश्न में दिए गए पहला तथ्य आपका सत्य है, परंतु जो है दूसरा तथ्य पूर्ण सत्य नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही आपका हो जाएगा। विभिन्न आयोगों के टॉपिक को जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।